नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की। भारत ने चाय निर्यात को लेकर यूरोपीय संघ और रूस के समक्ष चिंता व्यक्त की। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कार्य कर रहा है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण ने कहा, भारत को एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की आवश्यकता है। एक अध्ययन के अनुसार गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पाया गया। भारत ने निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम भंडार नीति में बदलाव किया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात यानी स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। विशेष इस्पात वैल्यू एडेड इस्पात है। इसमें सामान्य तौर पर निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, ऊष्मीय उपचार आदि के माध्यम से गुण संवर्धन किया जाता है ताकि इसे उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में बदला जा सके। विशेष इस्पात का रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में 102 मिलियन टन इस्पात उत्पादन में से देश में केवल 18 मिलियन टन मूल्य वर्धित इस्पात या विशेष इस्पात का उत्पादन किया गया था। पीएलआई योजना आयात बिलों को कम करने और स्थानीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा ये कंपनियों को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। पीएलआई योजना की विशेषताओं की बात करें तो इसकी अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष के लिए है। इसका बजटीय खर्च 6,322 करोड़ रुपए है। प्रोत्साहन के 3 स्लैब्स की बात करें तो इसमें सबसे कम यानी 4% और उच्चतम 12% जो इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए प्रदान किया गया है। विशेष इस्पात की लेपित, उच्च शक्ति युक्त मिश्र धातु आदि सहित 5 श्रेणियों को पीएलआई के तहत कवर किया गया है। इसका लाभ ये होगा कि ये उन्नत इस्पात के निर्यात में वृद्धि और आयात पर निर्भरता में कमी करेगी। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। लगभग 5.25 लाख रोजगार सृजन की संभावना होगी। 25 मीट्रिक टन की क्षमता में वृद्धि होगी। वैश्विक इस्पात मूल्य श्रृंखला में योगदान करने के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण में निवेश करने के लिए इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ने चाय निर्यात को लेकर यूरोपीय संघ और रूस के समक्ष चिंता व्यक्त की है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में एंथ्राक्विनोन, जो कि चाय में पाया जाता है, इसे एक कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत करने और इसे गैर प्रशुल्क बाधा के रूप में घोषित करने के यूरोपीय संघ के निर्णय के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत ने तर्क दिया है कि एंथ्राक्विनोन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक या हाइड्रोकार्बन है, न कि एक कीटनाशक। इसके अलावा रूस ने चाय को फलों और सब्जियों के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके कारण चाय पर उच्च स्तर के गुणवत्ता जांच मापदंडों को लागू किया गया है। एंथ्राक्विनोन के बारे में बात करें तो ये पर्यावरण में सर्वव्यापी है। ये वायु, जल, मृदा, पादप, मत्स्य या समुद्री खाद्य और जानवरों के उत्तकों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये रंग, वस्त्र और कागज उद्योगों में प्रयोग होने वाले पक्षी विकर्षक यानी बर्ड रिपेलेंट के रूप में विख्यात है। भारत की चाय सांख्यिकी देखें तो भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ये केन्या, चीन और श्रीलंका के बाद विश्व में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वित्त वर्ष 2019 में कुल चाय निर्यात $830.90 मिलियन और वित्त वर्ष 2020 में $826.47 मिलियन था। भारत की दार्जिलिंग चाय, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, इसके अलावा असम ऑर्थोडॉक्स और उच्च श्रेणी की नीलगिरी जैसी उच्च गुणवत्ता वाली विशेष चाय प्रदान करता है। इनमें एक विशिष्ट सुगंध, कड़कपन, रंग और स्वाद होता है। भारत क्रश, टियर, कर्ल यानी सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स किस्म की चाय दोनों का उत्पादन करता है। भारत के साथ चाय निर्यात में कई बाधाएं हैं। जैसे सीटीसी किस्म के पेय के लिए निर्यात बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा है। विदेशों में प्रामाणिक दार्जिलिंग चाय को बेचा जाता है या नहीं, ये जांचने के लिए प्रवर्तन या तंत्र का अभाव है। उदाहरण के लिए नेपाल चाय को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा जा रहा है, जो कि जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक टैग का उल्लंघन है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कार्य कर रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मुद्रा के विकल्प के रूप में जारी किया जाएगा। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस के एक अध्ययन से प्राप्त हुआ है कि विश्व के 86% केंद्रीय बैंक सीबीडीसी पर शोध कर रहे हैं, जबकि 60% इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। चीन अपनी डिजिटल मुद्रा का सृजन करने वाला प्रथम बड़ी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था वाला देश है। CBDC का महत्व ये है कि ये अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों की तुलना में लाभकारी है, क्योंकि CBDC का उपयोग करके किया गया भुगतान अंतिम होगा और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में निपटान जोखिम कम हो जाएगा। ये वृहद पैमाने पर स्थिर सिक्के हैं जो राष्ट्रिक भंडार यानी सोवरेन रिजर्व्स द्वारा समर्थित हैं। बिटकॉइन जैसे निजी क्रिप्टो संपत्तियों के विपरीत इन डिजिटल सिक्कों का मूल्य कम अस्थिर है। इसके अलावा ये मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को भी कम करेगा। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे CBDC की उपलब्धता से जमाकर्ताओं के लिए किसी भी बैंक पर दबाव होने पर शेष राशि निकालना आसान हो जाता है। नकद निकासी की तुलना में जमा का पलायन बहुत तेजी से होता है। CBDC प्रणाली के समक्ष भी समान रूप से साइबर हमलों का जोखिम हो सकता है, क्योंकि वर्तमान भुगतान प्रणालियां इनके प्रति वल्नरेबल हैं। अर्थव्यवस्था में CBDC का समावेश भी प्रौद्योगिकीय तैयारियों के अधीन है। हालांकि RBI द्वारा इस संबंध में परीक्षण किए जाने वाले कई सारे पहलू हैं, जैसे इसका दायरा खुदरा होगा या थोक, इसके अंतर्गत कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, वितरित खाता बही या केंद्रीकृत खाता बही, इसका सत्यापन आधार क्या होगा, टोकन या खाता आधारित प्रणाली, इसका वितरण प्रारूप क्या होगा, केंद्रीय बैंक या अन्य बैंकों द्वारा जारी किए जाएं। इसके अलावा CBDC को लागू करने के लिए कानूनी ढांचे में संशोधन को सक्षम करना भी महत्वपूर्ण होगा, जैसे सिक्का निर्माण अधिनियम 2011, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण के अनुसार भारत को अब एक सुदृढ़ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की आवश्यकता है। मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों आदि पर NSO समूह के पेगासस स्पाईवेयर द्वारा निगरानी की कथित रिपोर्ट के बीच न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने कहा है कि डेटा संरक्षण कानून किसी भी निजी संस्था या सरकार को जवाबदेह बनाएगा, साथ ही पीड़ितों की निजता के उल्लंघन के लिए कानूनी निवारण भी प्रदान करेगा। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ने मूल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली सरकार की समिति की अध्यक्षता की थी। इससे पहले वर्ष 2019 में PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। ये लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का प्रावधान करता है। ये व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक ढांचा तैयार करता है और इस उद्देश्य के लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करता है। हाल ही में इस विधेयक की जाँच के लिए वर्ष 2019 में गठित संसद की संयुक्त समिति यानी JCP को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र तक का समय दिया गया था। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसके तहत निजता भंग होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय का आश्रय ले सकता है। आपको बता दें कि व्यक्तिगत डेटा वो डेटा होता है जो पहचान की विशेषताओं, लक्षणों या भाव से संबंधित होता है। इस डेटा का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पाया गया। दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन टॉक्सिन्स लिंक द्वारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स अलोंग रिवर गंगा शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सहयोग से जारी की गई है। नमूनों का परीक्षण फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड यानी FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से किया गया था। इस तकनीक का सूक्ष्म कार्बनिक या अकार्बनिक सामग्री की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अध्ययन में हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी से एकत्र किए गए सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। माइक्रोप्लास्टिक्स को ऐसे प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। ये समुद्री प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत होने की वजह से महत्वपूर्ण चिंता के विषय हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स का काफी दुष्प्रभाव होता है। ये सैकड़ों समुद्री प्रजातियों द्वारा अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है और इनमें उलझने की वजह से कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यटन स्थलों के सौंदर्य मूल्य को नुकसान पहुंचाते हैं, वैश्विक तापन में योगदान देते हैं। इसमें समुद्री खाद्य की खपत को स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया है। आइए अब आपको बताते हैं इसके लिए किए गए उपायों के बारे में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और प्लास्टिक नियमों का बेहतर कार्यान्वयन। प्लास्टिक अपशिष्ट में सुधार के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जल निकायों के आसपास के क्षेत्रों को नो प्लास्टिक लिटर जोन के रूप में अधिसूचित करना और उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा व्यवहार परिवर्तन के लिए जन अभियान पर पर्याप्त बल देने की आवश्यकता है।
भारत ने निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम भंडार नीति में परिवर्तन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। एफडीआई व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता थी क्योंकि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए रुचि अभिव्यक्त करने वाले अधिकांश बोलीदाताओं ने विदेशी निवेश किया है। इस कदम से तेल और गैस क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के निजीकरण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति रखने की योजना बना रही है। साथ ही भारत ने अपने मौजूदा सामरिक पेट्रोलियम भंडार के आधे हिस्से का व्यवसायीकरण करने का भी निर्णय लिया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य होने के कारण आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। ये भंडार कम से कम 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर होता है। ये भारत को कम समय के लिए आपूर्ति व्यवधानों से निपटने में सक्षम बनाता है, क्योंकि इसकी 80% मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। भारत में इसे 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटक के मंगलुरु और कर्नाटक के पादुर में, और दूसरे चरण में ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में। ये सुविधाएं मिलकर भारत की 22 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगी, जबकि 65 दिन की कच्चे तेल की जरूरतों का प्रबंधन मौजूदा तेल विपणन कंपनियों से होगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) द्वारा किया जाता है। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन यानी SPV है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय निगम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के समावेशी और एकीकृत विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। ये निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के विपणन के लिए कार्य करेगा। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। इसे लद्दाख की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विकास गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त अधिदेश प्राप्त होगा। इससे मानव संसाधनों का अधिक से अधिक विकास होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और वस्तुओं तथा सेवाओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। मेकांग गंगा सहयोग MGC। भारत के विदेश मंत्री ने 11वीं MGC बैठक के दौरान कहा कि भारत मेकांग क्षेत्र के साथ बहुआयामी संलग्नता के लिए प्रयासरत है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सामूहिक और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया का भी आह्वान किया। MGC पहल का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इसमें 6 देशों भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य संयोजकता, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। सहभागितापूर्ण वन प्रबंधन यानी पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तमिलनाडु का गुडलूर जीन पूल गार्डन सहभागितापूर्ण वन प्रबंधन का एक उदाहरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के गुडलूर वन प्रभाग में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत की गई थी। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्राम समुदायों और वन विभाग के बीच सह प्रबंधन और आदान प्रदान संबंध पर कार्य करता है। इसे कई उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था, जैसे उपलब्ध स्थानिक पादपों की प्रजातियों का स्वस्थानी संरक्षण करने के लिए और दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पादपों की प्रजातियों का बाह्य स्थानीय संरक्षण करने के लिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पैसेज एक्सरसाइज। भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं ने 21 से 22 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया। इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को दोनों नौसेनाओं के समुद्री क्षेत्र में एक साथ संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी और वायु रोधी युद्धों सहित विभिन्न समुद्री अभियानों में शामिल होने की क्षमता का संवर्धन भी करता है। निधि फॉर कोविड 2.0। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड यानी NSTEDB नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने भारतीय स्टार्टअप्स की मदद और समर्थन के लिए निधि फॉर कोविड 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी समाधान और नवीन उत्पाद प्रस्तुत करना है, जो राष्ट्र को कोविड-19 महामारी के विरुद्ध प्रभावी ढंग से संघर्ष करने में सहायता करेंगे। अनुशंसित पात्र स्टार्टअप्स को उनके उत्पादों या प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए
लिए वित्तीय और परामर्श सहायता की पेशकश की जाएगी। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित उत्कृष्टता केंद्र है। DST के अधीन NSTEDB का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न सूचनात्मक सेवाओं को सुगम बनाना और संचालित करना है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में निर्माणाधीन सेला सुरंग की एस्केप ट्यूब का अंतिम विस्फोट किया गया। सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग होगी। ये तवांग को प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ओमान की खाड़ी। ईरान ने ओमान की खाड़ी में अपना पहला तेल टर्मिनल स्थापित किया है ताकि ईरानी टैंकरों को सामरिक दृष्टि से सुभेद्य होर्मुज जल डमरू मध्य का उपयोग करने से रोका जा सके। ईरान का लक्ष्य बंदर ए जस्क से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करना है। बंदर ए जस्क ईरान के ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। ये पीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बंदर ए जस्क बंदरगाह को आप नोट कर लें। उत्तरी आयरलैंड। यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड पर ब्रेक्जिट के बाद नए समझौते की ब्रिटेन की मांग को खारिज कर दिया है। ये यूनाइटेड किंगडम का ही एक राजनीतिक भाग है। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।